नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 पार्ट 3 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। पार्ट 3 है ये इस चैप्टर का। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और पहले 2 पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं, तो आज हम पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में, दूसरा जो ट्रैवलर था, इन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इब्न बतूता एक अफ्रीकन ट्रैवलर था, मोरक्को से आया था। तंजीर उसका बर्थ प्लेस है। बहुत ही अच्छा स्कॉलर था, लिटरेचर काफ़ी पढ़े थे उसने काफ़ी सारी स्कॉलरली वर्क्स भी पढ़े थे बहुत ही यंग एज में। तो काफ़ी जो नॉलेज उसने बुक्स से लिया था, उसका मानना था कि बुक्स से ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को ट्रैवल के थ्रू मिलता है, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम खुद महसूस करते हैं, वो नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है। और ऑब्वियसली जो हम देखते हैं महसूस करते हैं ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और वो रियल होता है हम लोगों के लिए। तो उसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत दूर दूर की प्लेसेस तक किया था, नई नई जगह पर घुमा था वर्ल्ड की। इसीलिए उसको बहुत ही पहला ग्लोब ट्रॉटर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट अफ्रीका, एशिया और यूरोप सभी जगह कहीं ना कहीं वो जा ही चुका था। बिफोर हिज विजिट टू इंडिया, इंडिया आने से पहले उसने मक्का पर जाके अपना मत्था टेका और उसके बाद ट्रैवल करते हुए इंडिया आया। तो ऑब्वियसली बीच में सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, मतलब अरेबिक और ये सारी वर्ल्ड भी आ जाते हैं। वहां पर वो घूमते हुए आया था और ईस्ट अफ्रीका की, मतलब जो अफ्रीका का पार्ट एशिया की तरफ लगता है ना, ईस्टर्न अफ्रीका, उसके काफी सारे कोस्ट भी काफी जगह पर घूमते हुए वो इंडिया पहुंचा था। ठीक है, ये इब्न बतूता की ट्रैवल। तो ये अफ्रीका है, ये पूरा एशिया है, ये हमारा इंडिया है और इधर ये क्या है, यूरोप। तो यूरोप भी ऑब्वियसली गया था, दैट इज यहाँ पर है ये पिंक लाइन जहाँ पर उसने अपनी जर्नी 325 में स्टार्ट की है। फिर ये ऑरेंज है, दूसरी बार स्टार्ट की है, और फिर ये वाली है लास्ट वाली। तो जहाँ से स्टार्ट की है वो यहाँ से की है। ये है तंजीर, उसकी बर्थ प्लेस। तो ये अफ्रीका का नॉर्दर्न इसमें मोरक्को का ये पार्ट है, मोरक्को कंट्री। यहाँ पर उसका बर्थ हुआ था, तो यहाँ से अब उसने शुरू किया इधर आते आते, और फिर सबसे पहले मक्का गया अरब में। मक्का पे जाके मत्था टेका और फिर उसके बाद बाकी जगह घूमा। और फिर ये है दूसरा 327 में दूसरी जर्नी उसने स्टार्ट की। तो सबसे पहले वो यहाँ पर गया है, ईस्ट अफ्रीका के काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। फिर इधर आता है, फिर बाद में यहाँ से ये यूरोप। और उस वक्त आपको पता होगा कि पार्ट हमने 11th में पढ़ा था, गोल्डन होडे, चगताई खानत, ये वाली एरा था। तो यहाँ पर घूमते हुए फिर इधर से अफगानिस्तान आने के बाद यहाँ पर दिल्ली आया है। और दिल्ली के बाद बाकी आगे की जर्नी में, जैसे दिल्ली का काजी बनने के बाद उसको जब भेजा गया था, तो फिर वो चाइना जाता है एम्बेसडर बन के, तो वो वहाँ की जर्नी है। फिर ये इधर से मालदीव्स है, ये यहाँ पर ये सुमात्रा लिखा हुआ है आइलैंड, और ये साउदर्न कालिकट वगैरह है यहाँ पर। इधर मालदीव्स की आइलैंड्स हैं। इधर से फिर ये बाद में कहाँ जाता है, चाइना। ओके, तो ये शॉर्ट में आपको बताया। अब आता है इसकी जो बुक रिहला है, उसमें लिखा है कि जो नेस्ट है वो छोड़ देता है बर्ड अपना। तो ये इसके बारे में बोला गया है, मतलब अपने बारे में बोलता है। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द रहला माई डिपार्चर फ्रॉम तंजर। ये उसकी बर्थ प्लेस थी। थर्सडे को अपनी बर्थ प्लेस छोड़ देता है। मैंने अकेला ही छोड़ दिया था, मेरे पास कोई दूसरा साथी ट्रैवलर नहीं था, ना ही कोई कारवां था जिसकी पार्टी में ज्वाइन कर सकता हूँ। बस मेरे मन में एक ही overmastering impulse within me and desire long cherished in my bosom to visit these illustrious sanctuaries। मतलब इतनी सारी जगह घूमने की मेरे अपने ही अंतर्मन में एक गहरी इच्छा थी और मैं निकल पड़ा। और इसलिए मैं निकला अपने प्रिय लोगों को छोड़कर, फीमेल मेल माय डेयर वंस और सब कुछ छोड़कर, जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़कर निकल जाता है, और मैं इसी तरह अपना सब कुछ छोड़कर निकल गया था। माई एज एट दैट टाइम वॉज 22 ईयर्स, 22 साल का था। और जब इब्न बतूता वापस घर पहुंचा था 1354 में, अबाउट 30 ईयर्स आफ्टर ही सेट आउट, लगभग अपने घोंसले से निकलने के बाद वापस अपने घोंसले में वो 30 साल बाद आया था 1354 में। और निकला कब था, जब वो 22 साल का था केवल। ठीक है,
इब्न बतूता इंडिया की विजिट जो करता है वो 1332 में शुरू करता है, 33 में वो सिंध पहुंच जाता है। और इंडिया आने के बाद उसकी जो मतलब किसकी नजरों में आ जाता है, सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक डायनेस्टी उस वक्त दिल्ली में थी और मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठे हुए थे, उनकी नजरों में ये इब्न बतूता आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, ये तो बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है, और उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर देते हैं। काफी सालों तक वो काजी रहते हैं और उसके बाद सुल्तान उन्हें चाइना का एम्बेसडर बना देते हैं और फिर उसके बाद वो चाइना भी घूमने चले जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू चाइना, चाइना जाने से पहले मालाबार कोस्ट मतलब केरला वगैरह के साउदर्न कोस्ट हैं, जो सारे मालदीव्स आइलैंड है, बंगाल, असम और सुमात्रा, ये सब होते हुए वो चाइना पहुंचे थे। तो कितना सारा घूम घाम कर वो पहुंचे हैं। ठीक है। और ये है प्लेस अफगानिस्तान वगैरह यहाँ पर जो होते आए थे, तो ये कुछ जगह है जैसा वो उन्हें जानता था। ये गांधार है अफगानिस्तान में। गांधार आपने नाम सुना होगा। गांधार अभी कांधार बोलते हैं, पहले गांधार नाम था। महाभारत में जो पट्टी आंखों पर बांधती है गांधारी, वो यहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है। बल्ख, तिमिरिद, परवान, काबुल, गजनाविद जहाँ है, उस ये इंदस रिवर है। मुल्तान, अब अबूहर, सरस्वती, हांसी और फिर यहाँ पर आ जाता है दिल्ली। ओके, तो रिहला की बुक है इनकी, जहाँ पर ये अपना पूरा ट्रेवल्स लिखते हैं। मैं कहाँ कहाँ गया था। अरबिक में ये लिखी हुई है ऑब्वियस, मैंने पहले बताया था। सोशल और कल्चरल लाइफ जहाँ जहाँ ये गए थे वहाँ की है, तो इस सब कॉन्टिनेंट की मतलब एशिया की 14th सेंचुरी की। He carefully recorded his observations about new cultures, new peoples, new beliefs and new values etc. जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा है सब। एक ये स्कल्पचर है, टेराकोटा स्कल्पचर, बंगाल के मंदिर से है, 17th और 18th सेंचुरीज का। यहाँ पर बोट है और जिसमें पैसेंजर्स हैं और ये सब अपने हाथ में आर्म्स भी लिए हुए, मतलब लड़ने के हथियार वगैरह। और वो इसलिए लिए हुए हैं कि खतरा बहुत होता था, लुटेरे, समूरी लुटेरे या फिर जमीनी लुटेरे बहुत सारे होते थे। कोकोनट एंड द पान। अब इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, तो नई चीजें जो जो इनके लिए थी, न्यू एवरीथिंग पीपल बिलीव और थिंग्स, वो भी लिखी। और इन्होंने कोकोनट और पान इनके लिए बहुत ही अजीब चीज थी, तो वो भी उन्होंने लिखा है। और ये मुझे अजीब लग रहा है कि मूक में मैं जो चीज़ों को मैं जानती हूँ कोकोनट पान, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़े जा रही हूँ। एक्चुअली पता है मुझे, लोगों को जो हिस्ट्री बोरिंग लगती है ना, वो पता है क्यों लगती है। एक बार मैं अपने एक इंग्लिश के टीचर हमको पढ़ा रहे थे, उससे पहले हिस्ट्री का टीचर पढ़ा के गया था बुद्धिज्म के बारे में। तो उन्होंने पूछ लिया, अच्छा बुद्ध की क्या फिलॉसफी है, तो सारे बच्चे चुप बैठे थे बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो बता दो बुद्ध के माँ बाप का नाम क्या था, वो हमने बता दिया। तो जो फैक्ट्स हैं, बस थिंग्स है, भाई ये जिया, ये मर गया, इसका बाप था और ये माँ थी और इसने ये लड़ाई लड़ी और बात खत्म। उसकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमको हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता और इसलिए हमारे लिए हिस्ट्री बोरिंग हो जाती है। मतलब तारीखें पढ़ाई जाती है, तारीख पे तारीख, ये हो गया, ये मर गए, ये जी गए, और हिस्ट्री हमारे लिए बोरिंग हो गई। तो अब हम कोकोनट और पान को पढ़ लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ। और फिर ये एनसीईआरटी इन चीजों को ऐसी महिमा मंडन करके लिखती है। देखो, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर क्लियर इन द वेज इन विच ही डिस्क्राइब द कोकोनट एंड द पान, two kinds of plant produced that were completely unfamiliar to his audience। अब जिनके लिए वो बुक लिख रहा था, कहता है कि भाई मैं ये बुक लिख रहा हूँ और ये जो मेरी ऑडियंस पढ़ने वाली उनके लिए बिल्कुल अनफैमिलियर है, हमारे लिए तो नहीं है। अ कोकोनट एंड द पान वर थिंग्स दैट स्ट्रक मैनी ट्रेवलर्स एज अनयूजुअल। पान लीव्स। अब ये जो डिस्क्रिप्शन वो लिखता है दोनों चीजों का, वो नट्स लाइक अ मैन्स हेड। अब ये जो है वो आदमी के जैसे। अब इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखे ना वो ऐसा ही है कि भाई ऊपर जो खोपड़ी होती है ना, उसके ऊपर बाल होते हैं, उस पर एक आंख, इसमें आपने कोकोनट में देखा होगा तो ऐसी चीजें होती हैं, हम उसको आंख बोलते हैं, आंख और मुंह कोकोनट की। तो वो लिखता है कि इसकी आंख और मुंह भी होते हैं, इसके बाल भी होते हैं, और बाल जब छिल के मतलब ऊपर का जो सारे फाइबर होता है ना उसको निकाल दोगे तो उसके अंदर फिर ऐसी ये आ जाएगी जैसे किसी इंसान का खोपड़ी ही है, इस तरीके का आ जाता है। बस फर्क है कि उसी तरीके के पेड़ होते हैं जैसे खजूर होते हैं, बस एक खजूर पैदा करता है खजूर का पेड़, और ये नारियल का पेड़ नारियल पैदा कर देता है। और जो इसकी बाल होते हैं ना, ये ऊपर जो फाइबर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको अच्छे तरीके से गूंथ कर, साउथ में आपको पता होगा साउथ इंडिया में
लोग वहां पर कोकोनट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर इसकी रस्सियां बहुत बनाई जाती हैं इन चीजों की। और सेम ऐसा शिप्स के लिए जो केबल्स और वायर्स या फिर रस्सियां वगैरह जो होती थी ना, वो आयरन या किसी और चीज की बनाने की बजाय इन चीजों की बनाते हैं, आज भी बनाई जाती है। पान, रीड इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ द पान। अब पान जो लोग खाते हैं उनके लिए पता होगा, मैंने कभी वैसे पान खाया तो नहीं है। द बिटल इज अ ट्री विच इज कल्टिवेटेड द सेम मैनर एज द ग्रेप वाइन। जैसे ग्रेप्स की बेल वगैरह होती है और उसके लिए शराब बनाई जाती है, जैसे उसका उगाना होता है वैसे ही इसका उगाना होता है। जो पान के पेड़ होता है या फिर बेल पत्ते होते हैं जो भी, इस पर कोई फ्रूट नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। और एरिका नट जो होता है, सुपारी, तो वो ऐसा एक नट होता है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो गूगल कर लेना, इसका फोटो पता होगा वैसे सबको। उसको तोड़ के बिल्कुल छोटा छोटा बनाया जाता है, फिर लोग उसको मुंह में लेके चबाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो पान की पत्ती होती है उस पर एक चौक जैसा कुछ लगाते हैं, और उसको मोड़ के फिर उसको भी मुंह में लेके इसके साथ, सुपारी के साथ, इस पान को भी चबाना शुरू कर देते हैं। द लोनली ट्रैवलर, रॉबर्ट्स वर नॉट द ओनली हजर ऑन लॉन्ग जर्नीज। अब ये बोलते हैं कि मैं कितना लोनली था, इतने सालों तक, 30 साल तक वो घूमता रहा, इतनी जगह घूमा, लेकिन कुछ चीजें उसको जब फील होती हैं, वो क्या होती है कि इंसान सिर्फ इतनी लंबी जर्नी पर कभी बीमार पड़ गया, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ यही उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी होती है मेरे जैसे लोगों की जो बिल्कुल अकेले होते हैं। मेरे को फीवर भी हो गया था, मैंने खुद को रस्सी से बांध भी लिया, कहीं मैं वीकनेस से गिर ही ना जाऊं, मतलब समुद्र नाव से नीचे कहीं गिर जाऊं। और ये चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी मेरे लिए, लेकिन दूसरी थी कि जब हम तुनिस के टाउन में पहुंचे तो वहां के लोग जो हमारे साथ थे, शेख और काजी का बेटा, उन सब को ग्रीट करने के लिए आए, उनकी सेवा पानी करने के लिए आ गए, सब एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। सब कोई ना कोई बोट में ऐसा इंसान है जो वहां पर उतरने वाली जगह पर किसी को जानता है, मिल रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन मैं जब फील करता हूँ कि मुझे हेलो करने के लिए कोई नहीं आया है, तो मुझे इतना अकेला फील हुआ कि जैसे मेरा इस दुनिया में या फिर मैं किसी के लिए हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ। फिर जब मेरी आंखों में से पानी आ गया एकदम से, तो मेरी उदासी को किसी एक ने रियलाइज किया कि ये उदास है, उसको समझ में आया क्यों है, तो वो फिर बाद में मेरे पास आया मेरे को ग्रीट करने के लिए। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। अब ये जो लिखते हैं खुद का एक्सपीरियंस इतनी जगहों का, इंडियन सिटीज के बारे में क्या लिखते हैं कि यहाँ के जो शहर हैं वो अपॉर्चुनिटीज से भरे पड़े हैं, रिसोर्सेज और स्किल्स जिनके पास है वो इनका फायदा उठा सकते हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्पेरस सिटीज हैं। काफी बार ये सिटीज वॉर की वजह से डिसर्ब हो जाती है, मतलब तहस नहस हो जाती है, फिर यहाँ के लोकल लोग फिर से वापस उसी चीज से शुरू कर देते हैं। स्ट्रीट्स है मैनी सिटीज की बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है। ब्राइट और कलरफुल मार्केट्स हैं क्योंकि इंडिया एक कलरफुल कंट्री है। और मैनी वेराइटीज हैं गुड्स की, मतलब जो चीजें यहाँ पर मिलती हैं वो एक ही तरीके की नहीं है, वो उसकी अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है एक अलग अलग वेराइटी के साथ उस चीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, फिर हो जाए कुछ भी हो। ही डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी, दिल्ली को डिस्क्राइब करता है कि बहुत ही बड़ी सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट है इंडिया में ये। बाजार जो यहाँ के हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की प्लेसेस नहीं है, मतलब जैसे हम मंडी में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो बस वो इकोनॉमिक जगह नहीं है, कुछ सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी वहां पर उस समय पर होती थी, जो ये बताते हैं कि बाजार में मॉस्की और टेम्पल भी होते हैं जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं या अपना नमाज पढ़ने जाते हैं। पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बीच बाजार में एक चबूतरा वगैरह जगह होती है जहाँ पर लोग आते हैं, डांस या सिंगिंग करते हैं, ठीक है उनकी, और फिर उनको उनके लिए गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं, प्राइज मिलता है उनको। कुछ जो विलेज है, ज्यादातर जो सिटीज हैं उनका जो वेल्थ है वो विलेज से आता है, क्यों? क्योंकि मेन जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टिका हुआ था, जो साल में 2 क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती थी। और दूसरा, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड में नंबर 1 था। खैर उस वक्त जितना भी इन क्या मुगल ने, या फिर मैं मुस्लिम बोलूंगी तो कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे, कोई भी नाम मैं इनको बोलूं, जो मुगल थे या मुस्लिम थे, अरब थे, ये सब थे, इन्होंने जितना लूटा है उसके बाद भी उस टाइम पे क्या है ना, ये सेटल हो गए यहाँ पर, इसलिए वो लूटपाट मतलब लेके लूट के चला जाना वो बंद हो गया, और सेटल होने के बाद यहाँ पर फिर उन चीजों को अपने लिए उनको यूज करना है सब कुछ, तो थोड़ा चीजें ठीक ठाक होने भी लगी। लेकिन उसके बाद भी जैसे सोना वगैरह है, वो ये ज्यादातर चीजें अपने लिए यूज करते थे।
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, इसलिए यहाँ का जो अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड वर्ल्ड में थी, उससे इंडिया से या फिर ऑलमोस्ट चाइना वगैरह भी होंगे, एशिया से अच्छा कोई जगह नहीं थी। तो great demand for Indian textiles like cotton, cloth, fine muslin, silk, brocade, and satin. He further says that certain varieties of fine muslin were so expensive that could be worn only by the nobles and the very rich. कुछ मुस्लिम की इतनी varieties तो expensive है कि उनको nobles या कोई rich ही पहन सकता है, afford कर सकता है। दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अब उनकी बुक में एक लिखा हुआ है, सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया एंड हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। अब आपको पता होगा पहले के जो शहर या फिर राजधानियां होती थी, वो पूरा का पूरा चारों तरफ से उस शहर को किले से बांध दिया जाता था और उसके अलग अलग दरवाजे होते थे, और वो दरवाजे मतलब सिर्फ ऐसा गेट वाले नहीं, बहुत ही लंबी चौड़ी जगह पर कि उन दोनों दरवाजों के बीच में भी काफी जगह होती थी, जिसे रैम्पैट कहा जाता है। तो ये नॉर्मल नहीं है, कुछ इस तरीके के ऐसे बड़े बड़े होते थे ये, शहर के या सिटी के, राजधानी के, उसके चारों तरफ होते थे ये किले की दीवारें, ठीक है, और उसमें अलग अलग जगह पर दरवाजे भी होते थे। तो ये जो किला की दीवार है सिटी के चारों तरफ, इसकी ब्रेथ 11 क्यूबिट्स थी। इनसाइड इट हाउसेज फॉर द नाइट, और इन दीवारों के अंदर ही, क्योंकि ये बहुत चौड़ी चौड़ी होती थी, बनाई जाती थी, इन दीवारों के अंदर ही गेट कीपर्स वगैरह के लिए जगह भी होती थी, हाउसेज वगैरह होते थे, वो इसमें रहते थे, जो चारों तरफ इनके चक्कर लगाते रहते थे इनकी रक्षा के लिए। इनसाइड द टेम्पल्स देयर आर स्टोर हाउसेस फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, मतलब इन्हीं के अंदर ही लड़ाई वगैरह होगी तो गोला बारूद है, मैगजीन्स है, बंदूकें वगैरह हैं, बलिस्ता मतलब एक मशीन होता है जिससे बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे फेंक दिया जाता है, ठीक है, एंड सीज मशीन्स जो सारी की सारी लड़ाई वगैरह में युद्ध में चाहिए होता है, वो सारा सामान इन रेम्पर्ट्स के अंदर ही होता था। और साथ ही अनाज भी होता था कि उस वक्त पे अगर जरूरत पड़ जाती है सिपाहियों को, तो वो शहर के अंदर से नहीं, वहीं पर उनकी जगह होती थी स्टोर करने के लिए, जो लंबे टाइम तक बिना सड़े वहीं पर रह सकता था। इंटीरियर ऑफ द रैम्पर्ट होर्समैन एज वेल एज इन्फेंट्रीमैन, मतलब घुड़सवार और पैदल सैनिक इन लोगों इस दीवार की पहरेदारी करते रहते थे, ऐसे घूमते रहते थे। The rampart is pierced through by windows which open on the side of city. इसमें पहले क्या आया था 11, इसमें नंबर नहीं आएगा, कितने दरवाजे थे क्या, हाँ ये आ गया इसमें। रैम्पर्ट इज pierced through, इसमें विंडोज वगैरह भी होती थी, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बीच में विंडोज जहाँ से हवा और रोशनी अंदर आती रहती थी। लोअर पार्ट जो था इन दीवारों का वो स्टोन से होता था, ऊपर का फिर ब्रिक से बनाया जाता था। मैनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर, बीच बीच में टावर बने होते थे एक दूसरे के साथ में। 28 दरवाजे थे इसके, और सबसे जो बड़ा दरवाजा था वो बदौन दरवाजा था। मांडवी दरवाजे के अंदर बहुत बड़ी अनाज मंडी थी। गुल दरवाजे के अंदर काफी अच्छा बगीचा बनाया हुआ था। दिल्ली की जो सिटी है बहुत ही अच्छे से उसका नक्शा बना हुआ था, फाइन सिमेट्री विच इन विच ग्रेव्स हैव डोम्स, जो ग्रेव्स होती थी उनके ऊपर डोम बने होते थे। जिनके पास डोम नहीं होता था उनके ऊपर कुछ आर्क जैसा बना दिया जाता था। इन द सिमेट्री दे सो फ्लावर्स, और इन सिमेट्री के बीच में फ्लावर्स बगीचे जिसमें जैस्मिन, ट्यूबरोज, वाइल्ड रोज, बहुत ही अलग अलग तरीके के फूल उगाए जाते थे जो हर सीजन में खिले रहते थे। ऐसे मुगलों को बगीचों का और फूलों का, इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। रीड इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ दौलताबाद। अब ये दौलताबाद क्या है, जब ये आया था ना इब्न बतूता, तो उस वक्त कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी थी। तो और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है पर्टिकुलर, इसको फेमस, इसको जाना ही इसलिए जाता है कि इसने काफी सारे ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे जो उस वक्त के लिए सही नहीं हुए थे। उसमें से एक था कि इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट कर दी थी, कि उसको लगा कि ये बहुत ही अच्छा शहर है, तो दिल्ली से सब कुछ, मतलब जो सब लोग हैं ना, पूरी सिर्फ अपना राजशाही महल शिफ्ट नहीं करना, पूरे के लोग और सारे जो नोबल्स हैं वहाँ के लोग हैं, सबको जाके अब दौलताबाद में शिफ्ट हो जाना है, जो बाद में बहुत ही बेकार साबित हुआ था। इन दौलताबाद, ये महाराष्ट्र में है दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद को ये कैसे डिस्क्राइब करता है, दौलताबाद देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल, एक मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है। ताराबाद जिसको के नाम से उस मार्केट प्लेस को जाना जाता है,
बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल बाजार था। इसमें बहुत सारी शॉप थी और हर एक शॉप कैसी होती थी, शॉप का एक दरवाजा है और फिर उसके पीछे एक दरवाजा जहाँ से जो ऑनर है हाउस का, उसका पीछे उसका घर भी होता था। मतलब जैसे मार्केट होता है ना, तो मार्केट के अंदर घर भी होता है, घर यानी कि दीवार उस शॉप के पीछे होते हैं। भाई शॉप के पीछे से एक दरवाजा है, खोलो और अपने घर में घुस जाओ। तो साथ साथ में दुकान है, घर जाने की झंझट नहीं है ना। जो शॉप है वो अच्छे से सजाई जाती थी, कारपेट अच्छा वाला कारपेट कालीन बिछा होता था और शॉप के बीचों बीच, बाकी जगह पे जगह होती थी, सामान होता था, बीचों बीच में एक झूला होता था जिस पर वो ऑनर जो भी है फीमेल सिंगर या फिर घर की मालकिन, मकान की मालकिन, वो बैठी होती थी, गाना गाती रहती थी और उसकी जो दासियां हैं वो उसको स्विंग करती रहती थी या हवा करती रहती थी, झूला झुलाती थी। मार्केट के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चबूतरा होता था। उस चबूतरे पर जो वहाँ की, शहर की या गांव की या उस जगह की जो चीफ म्यूजिशियन है, वो हर थर्सडे को आके शाम को अपना स्थान ग्रहण करती थी उस चबूतरे पर, मार्केट के बीचों बीच। और वहां पर फिर प्रेयर्स गाती थी, डांस भी करती थी और उसके सर्वेंट्स भी उसके साथ आते थे, स्लेव्स भी। और बाजार जो बीच में है उसमें मॉस्क्यू वगैरह भी होते थे, मंदिर भी होते थे। हिंदू रूलर्स वो भी आकर उस मार्केट प्लेस में जो कुपोला पे बैठती थी आके, मेल फीमेल सिंगर डांसर, उसको आके देखते थे, अटेंड करते थे। और कुछ कई बार मुस्लिम रूलर्स भी आते थे। ये है आक इन तुगलकाबाद दिल्ली। ये जो पहला तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था उसने भी तुगलकाबाद एक जगह बनाई थी। वो आज अब बाद में खंडर के रूप में ही साबित हुई, कोई काम नहीं आया। कि कहा जाता है किसी ने, कोई मौलवी था जिसने श्राप दे दिया था कि ये जो तुगलकाबाद, ये फोर्ट वगैरह तुमने बनाया है, ये खंडर ही रह जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बसने वाला। ऐसा कुछ श्राप मिला था उसको। ठीक है, ये दिल्ली में है। पार्ट ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट का कुछ पार्ट है। कुछ फोटोज और चीजों को ना अपना गूगल करके सर्च करना चाहिए, तो वो चीजें याद रह जाती है दिमाग में और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी भी पता चलती है उससे रिलेटेड। इकत वीविंग पैटर्न्स सच एज दिस वर adopted and modified at several coastal production centers in the subcontinent and Southeast Asia। यह है इकत वीविंग पैटर्न, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये इसका फोटो है। अभी अगर आप देखेंगे, जब अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने प्रिंटिंग और मशीन से ये चीजें, जो कपड़ा था ना, तो वो लोगों को एकदम से पता चला था। प्रोडक्शन ज्यादा तो सस्ता था, लोगों ने वो पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर से अब वापस इन्हीं चीजों पर आने लगे। लोग सर्च करते हैं कि हाथ से बनी हुई ब्यूटीफुल चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, और वो महंगी होती है क्योंकि इंसान का बहुत ज्यादा समय उस चीज में करने में जाता है। तो अब वापस लोग उन चीजों पर आने लगे कि ये जो प्रिंट से बनी चीजें हैं हमको अब नहीं लुभा रही हैं, लुभा रही हैं। अब वो जो हाथ से बनता है ना, जो चीजें लोग बनाते हैं, उसको ढूंढने के लिए, पहनने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए लोग पहनने लगते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये चीजें। बारीकी उतनी ज्यादा होती है और मशीन या चीजें होती है ना, मैंने देखा कि कुछ कपड़े जो होते हैं ना, मशीन की सिलाई से ऐसे ही करके आ जाते हैं, वो इतने नाजुक होते हैं कि बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लंबा नहीं चलते। और हाथ से चीजें जो बनती है तो वो उतनी मजबूत भी होती हैं साथ ही साथ, है ना। Unique system of communication. Almost all trade routes were well supplied with inns and guest houses. कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बताते हैं कि जितने भी ट्रेड रूट थे वहां पर इन्स वगैरह भी थे और गेस्ट हाउसेस भी थे। टाइम टाइम पर जहाँ पे लोगों को उनकी जरूरत की चीजें ट्रेवल के दौरान चाहिए होते हैं वो मिल जाती हैं। इब्न बतूता यहाँ के पोस्टल सिस्टम से काफी अमेज था। पोस्टल जो सिस्टम है वो दो तरीके का था, उलूक और दावा। उलूक जैसे हॉर्स पोस्ट, मतलब जो घुड़सवार पहुंचाते थे पोस्ट को, और दावा जो फुट पोस्ट होता था, मतलब पैदल जो लोग हैं वो पहुंचाते थे सामान को या चीज को। अब ये किस लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, मतलब पत्र वगैरह, संदेशा, या फिर कुछ पैसे वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने हैं, या कुछ गुड्स वगैरह जो शॉर्ट टाइम पे पहुंचाना जाता है, ये इनके लिए होता था। ठीक है, ये पोस्टल सिस्टम। तो जो अगर कुछ सामान है तो हॉर्स के थ्रू, हॉर्स लूक के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। कोई छोटी चीज है जिसे इंसान लेकर भाग सकता है तो दावा के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। इन नामों को याद कर लेना। अब ये कैसा काम करता है, इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम वो बताया। दो तरीके का लूक है, दावा है। जो हॉर्स वाला है वो हर एक 3 मील के बाद एक उसका सेंटर बना हुआ है, और जो दावा वाला है, मतलब पैदल वाला है, वो 1 मील के अंदर 3 बने हुए हैं, एक ही मील के अंदर। अब हॉर्स वाला हॉर्स लेके भागेगा और पैदल वाले पैदल भागेंगे। तो क्या है, जब एक पैदल वाला भाग रहा है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रही हूँ।
पैदल वाला भाग रहा है यहाँ से, अब दूसरा यहाँ पर है, वो जैसे ही लेगा भागेगा और यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर जो दूसरा है उसके हाथ में वो संदेशा पकड़ा देगा, जो चीज पकड़ा देगा, और फिर वो लेके उसको भागेगा। ऑब्वियसली इतनी दूर तक अकेला इंसान भाग नहीं सकता है ना। तो ये पता कैसे चलेगा कि पोस्ट आया है? वहां पर ये हमेशा कोई अच्छा वाला गांव बहुत प्रॉस्परस है ना, उसके बाहर ये अपना पोस्ट बना लेते थे, और उसके बाद जो भाग के आ रहे हैं ना, उसके हाथ में एक चीज में तो वो सामान होगा या लेटर होगा, कुछ भी होगा, और एक चीज में एक डंडा, आयरन रॉड वगैरह कुछ होती है जिसके ऊपर घंटी लगी होती है, बंधी होती है, तो भागता है वो, बजती है। तो जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है, दूर से ही सुनाई देता है कि हाँ भाई दावा आ रहा है, मतलब एक चीज आ रही है, उसको लेके। तो वहां पर जो उसको काम के लिए नियुक्त किया गया है वो रेडी रहेगा। तो आपने ये गेम में भी देखा होगा ना, रनिंग वाला गेम होता है जो, उसमें फिर वो जैसे वो आएगा वो रेडी रहता है, खड़ा रहता है उसको पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो आता है तो उसके हाथ से वो दोनों चीजें लेके फिर वो भागना शुरू कर देता है। और जो ज्यादा क्विकर जिसको माना जाता है वो दावा पैदल वाले को माना जाता है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, इब्न जुज़े एक है कोई, इब्न बतूता ने जितने भी चीजें देखी है, सुनी है, महसूस की है, ट्रेवल किया है, उसको ये इन्होंने लिखा था। ये बोलते हैं इब्न जुज़े कि मुझे रूलर ने बोला है कि जितना भी इब्न बतूता जहां पर भी घूमकर आता है, इसके पास बहुत ही ज्ञान है, जो भी चीजें इसको पता चलती है वो तुमको राइट करना है। मैं इसको खैर पूरे को नहीं पढ़ूंगी। यूज ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स। एक जानकारी आपको दूं, स्लेव्स का जो सिस्टम है ये इंडिया में पहले नहीं था। ये जो आए थे बाहर से आक्रमणकारी, जब आए सबसे पहले कौन आए थे, महमूद ऑफ गजनी, उसके बाद से ये स्लेव ट्रेड या फिर इस तरीके की चीज इंट्रोड्यूस एशिया में हुई थी या इंडिया में हुई थी, ठीक है। उससे पहले जिस तरीके का स्लेव सिस्टम ये है, ये इंडिया में नहीं था। जैसे काम वाली बाई है ना आपकी, वो काम वाली बाई है, आती है, काम करके चली जाती है, उसको पगार मिल जाता है। और अगर वो काफी गरीब है तो पहले को अपना घर का सदस्य के रूप में भी मान लिया जाता है कि आपके घर में साथ में ही आपके रहेंगे, घर का सारा काम करेंगे, और उसके बदले में आप उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, जरूरत पे उनका समय पे साथ भी देंगे, मतलब जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स। उस तरीके से उनको रखा जाता था। तो जैसे स्लेव्स को, ये जो स्लेव सिस्टम है, स्लेव को स्लेव की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, वो भी आपका कोई एम्प्लॉय है इस तरीके से ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स, ये भी खराब आता है कि स्लेव्स को बेचा जाता था इस दुनिया में, वो पहले इंडिया में नहीं होता था। लाइक एनी अदर कॉमोडिटी, मतलब किसी और चीज की तरह, जैसे गिफ्ट्स हैं या फिर कोई वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, ऐसे इंसानों को बेचना स्लेव्स के रूप में बहुत ही गंदा है ये। व्हेन इब्न बतूता रीच सिंध, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था, तो सिंध से उसने कुछ चीजें परचेज की मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जा रहा है तो गिफ्ट तो कुछ देना पड़ेगा उसको, पेशी तो कुछ देनी पड़ेगी। परचेज उसने क्या किया, हॉर्स, कैमल्स और स्लेव्स। देयर वर कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स, अब स्लेव्स भी अलग अलग टाइप के होते थे, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। फीमेल स्लेव्स हैं वो सुल्तान की सर्विस में होती थी, उनको एक्सपर्ट होती थी म्यूजिक डांस में, और उनको सेक्स स्लेव्स की तरीके से भी यूज किया जाता था। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड टू, मतलब सुल्तान को जो जरूरत है उनको खुश रखना, उनकी सेवा पानी पूरे तरीके से करनी है। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड टू कीप अ वॉच, और क्या काम करती थी फीमेल स्लेव्स, जो नोबल्स है ना सुल्तान के, मतलब बाकी जो राज के शाही के लोग हैं, उन पर आंख भी रखनी है, मतलब उनकी जासूसी करते रहना है कि ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। इसके लिए भी इन फीमेल स्लेव्स को बोला जाता था। और ये साथ में कुछ स्लेव्स हैं डोमेस्टिक लेबर के लिए खरीदे जाते थे, सारा घर का काम करना उनके लिए खरीद लिए जाते थे। इब्न बतूता नोटेड दैट मेन एंड वुमेन स्लेव्स कैरिड पालकी और डोला, और फिर ये नॉबल्स हैं या फिर हैं, उनके जो पालकी और डोला होता था उनको भी स्लेव्स ही उठाते थे। प्राइस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो, और अगर फीमेल स्लेव है पर्टिकुलरली डोमेस्टिक लेबर के लिए किसी ने खरीदना है तो उसका प्राइस उतना ही फिर कम भी हो जाता है। इब्न बतूता इन्फॉर्म्स अस इट इज द हैबिट ऑफ एम्परर, इब्न बतूता लिखते हैं कि एम्परर का हैबिट था कि वो अपने हर एक नॉबल पर
आंख रखे, ग्रेट और स्मॉल, वन ऑफ स्लेव्स, किसी एक स्लेव को नोबल्स के पीछे स्पाई करने के लिए लगा देता था, उनकी जासूसी करने के लिए, ध्यान रखें। और ये जो फीमेल स्लेव्स थे, इनको कहीं भी मतलब किसी के पास जाना है, किसी दूसरे के पास, किसी नोबल के पास, तो उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि मैं आ रही हूँ, वो ऐसे ही खुलेआम घूम सकती थी, तभी तो ऑब्वियसली गुप्तचर के तरीके से काम करेगी। एंड देन द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पॉसेस। मोस्ट फीमेल स्लेव्स वर कैप्चर्ड इन रेड्स एंड एक्सपीडिशंस। कुछ जो चीजें हैं, वो कुरीतियां जिन्हें हम जानते हैं, वो इस टाइम पे हमको पढ़ाता नहीं है एनसीईआरटी बुक्स में, पर वो रीजन ये है उन चीजों का शुरू होने का, वो एंशियंट टाइम्स में क्यों नहीं थी। अगर वो कोई चीज शुरू हुई है किसी ट्रेडिशन के नाम पर, तो उसका कोई रीजन रहा हुआ, ऐसे ही शुरू नहीं हुए है। तो ये लिखते हैं कि जो फीमेल स्लेव्स हैं, जब कहीं रेड डाली है, कहीं लड़ाई हुई है, नया एरिया जीता है, तो वहां पर आदमियों को तो मार दिया जाता था जो लड़ते थे, कुछ भाग जाते थे, लेकिन औरतों को स्लेव के रूप में बंदी बना लिया जाता था और उनको ले आते थे। और वो स्लेव है तो आपका यूज कैसे भी कर सकते हो, आप उससे अपने काम भी करवा सकते हो और अपना एंटरटेनमेंट भी करवा सकते हो, कुछ भी, आपका स्लेव है वो आप। तो लेकिन ये ऑनर हिंदुओं के लिए बहुत ही बेकार माना जाता था कि औरतों को, हमारी जो घर की इज्जत है उसको कोई उठा के ले जा रहा है, रेड करता है, यहाँ पर मारपीट करता है, मंदिरों को तोड़ देता है। मंदिरों में सोने की मूर्तियां पहले हुआ करती थी, जैसे इसने इब्न एक आगे पढ़ाऊंगी मैं, उनको उठा ले जाता था, उनके साथ साथ औरतों को भी, बच्चियों को भी, छोटी छोटी उनको भी। तो ये जो ट्रेडिशन हुआ ना बाल विवाह का, या फिर औरतों को सिर्फ किचन में अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर जाएगी कोई दूसरा है उठा के ले जाएगा, कोई भी, अगर उसको पसंद आई कि कोई नोबल, मुस्लिम नोबल कोई घूम रहा है, ये सब चीजों को उठा के ले जाएगा। तो इसके लिए ही ये चीजें शुरू हुई थी। पर्दा सिस्टम आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में इसलिए है क्योंकि यहीं पर मुस्लिम रूल रहा था, साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम रूल कभी नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर ना तो पर्दा सिस्टम कभी आया, मतलब जैसे हम घूंघट वगैरह करते हैं ना, ये कभी नहीं आया साउथ में। नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में ये इसीलिए आया था कि अपने घर की औरतों को बचाने के लिए उनको घर तक या किचन तक सीमित करना उन्हें पड़ा, उनको बचपन में विवाह करके दूसरे के घर में भेज देना कि शायद अब इसका तो शादी हो चुका है, इसको तो कोई आंख नहीं डालेगा, जैसे कि पद्मावती पर आंख डाली थी कि ये मुझे पसंद है तो इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा, और इसीलिए उसने वहां पर चढ़ाई कर दी थी कि इस औरत को मेरे को ज्यादा पसंद है, मेरे पास होनी चाहिए। तो इसलिए बचपन में विवाह कर देना और अपने घर तक ही सीमित रखना, बाहर नहीं निकलने देना, और ये फिर एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया और अब उसको चेंज करने की जरूरत हमको पड़ गई है। और उसी तरीके से मेरे ख्याल से ये जो था ना, हमको पढ़ाया जाता है, अभी इसमें आएगा सती प्रथा, जो बंगाल में ही थी सिर्फ, और कहीं नहीं थी, वो भी इसीलिए हुई थी कि अब इसका इसका पति तो मर गया, अब इसको कौन सुरक्षित रखेगा, तो इसके लिए इसको सती हो जाना चाहिए, मतलब क्योंकि पद्मावती रानी भी सती हो गई थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वही कि इसकी इज्जत बची रही, इससे अच्छा इसको सती हो जाए। खैर ये गलत ही था, कोई अच्छी बात नहीं थी, बहुत ही खराब था, जिंदा कोई जल जाता है तो। इन द फुटस्टेप ऑफ इब्न बतूता, तो ना बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था इन चीज इस दौरान में। In the centuries between 1400 and 1800, visitors to India wrote a number of travelogues in Persian. अब ये काफी सारे ट्रेवलर्स के नाम हैं जिन्होंने पर्शियन में 14 से 1800 के बीच में आए थे। कुछ इंडियन विजिटर्स थे जो सेंट्रल एशिया, ईरान, ऑटोमन एम्पायर गए थे, उन्होंने भी लिखा हुआ है। These writers followed footsteps of Al-Biruni and Ibn Battuta. इनको पता चला था भी अल-बिरूनी और इब्न बतूता मतलब कहाँ से ये आए हैं, उनको रास्ते वगैरह पता चले, वो उसको फॉलो करते हुए ये भी घूमने निकल गए। ठीक है, कुछ इंडिया आए और कुछ इंडिया से बाहर गए घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लिखा उन्होंने काफी सारी चीजें। उसमें से कुछ राइटर्स के नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो 1440s में आए थे, महमूद वाली बल्खी 1620 में आए थे, शेख अली हसन 1740s में आए थे। उसमें से महमूद बल्खी है, वही बहुत एक टाइम के लिए सॉर्ट ऑफ मतलब यहाँ के जो अध्यात्म है उससे काफी प्रभावित हो गए थे और कुछ टाइम के लिए सन्यासी तरीके से बन गए थे। एक है हाजी जिसको जो डिसअपॉइंट हुआ था कि भाई मैंने तो लगा था कि यहाँ पर मुस्लिम रूल है तो मैं आऊंगा, यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को तो रेड कारपेट जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो बोलता है कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा यहाँ के। मोस्ट ऑफ देम सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसी हैरानजनक चीजें मिली कि भाई उनको लगता है कि ये इंडिया है, ये अजीब अजीब नहीं, खैर वंडर्स का देश है, मतलब बहुत ही सारे अजूबे हैं, बहुत अच्छी मतलब इन अ गुड सेंस। ठीक है,
अ स्ट्रेंज नेशन, अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो ये 1440s में आया था, ये बोलता है कि इस लैंड को बोलता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, जो चीज़ें मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, इमेजिन नहीं कर सकते हम, वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए उसने एक स्ट्रेंज नेशन का नाम दिया इसको। लेटर ही विजिटेड टू इंडिया, अराइव्ड इन मैंगलोर, साउथ इंडिया में ज्यादा घूमा था, वेस्टर्न घाट्स। Here he saw a temple that filled him with admiration. अब जो नॉर्थ इंडिया में थे ना, वो तो टेम्पल सारे के सारे तहस नहस हो चुके थे, पुराने मंदिर सब कुछ टूट ही चुका था। आज जो बचा हुआ है, जो गुजरात में है, सोमनाथ, इसीलिए उसको इतना माना जाता है कि एक ये टेम्पल था, पुराने टेम्पल्स में से बच गया। बार बार इसको ढहा देने के बाद भी लोगों ने फिर से इसको खड़ा कर दिया वापस ही। तो साउथ में घुमा, साउथ में टेम्पल आज भी है, आपको 2000 साल पुराने टेम्पल दिखेंगे। पहले था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर इमेजिनेशन नहीं है लोगों का कि जो आइडल है हमारे, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके लिए हाउस भी होता है क्या, जिसे हम मंदिर बोलते हैं, कि एक हाउस बनाया गया है और उस पर बीचों बीच इनकी ये आइडल रख देते हैं। और ये किस चीज की, बिल्कुल इंसान की शेप में होते हैं, जिसका पूरा का पूरा जो ये स्टेचू है, ये पूरा का पूरा ये गोल्ड का होता था। पहले के मंदिर जो होते हैं ना, ऑब्वियसली गोल्ड से भरा हुआ देश था, बहुत ही ज्यादा अमीर था, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ के इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता है कि यहाँ के जो मंदिर थे ना, लोगों लोगों के पास इतना सोना था कि वो दान कर देते थे मंदिरों को, सोना, इतना सोना। और वो जो दान करता था, उस सोने का क्या बनता था, जो ईश्वर की मूर्ति है वहां पर, जितनी भी उनके जो चीजें हैं, उनके जो गहने हैं, वो सारी चीजें सोने की, प्योर गोल्ड की होती थी, 24 कैरेट लाइक। ठीक है। और उनकी जो आंखें होती थी इन सभी की, वो रेड रूबीज की बनी होती थी, तो इतनी चमकीली होती थी, देखने में ऐसा लगता था कि ये सच में कोई इंसान ही है जो देख रहा है। वट क्राफ्ट एंड आर्टिसनशिप, ओके। एन 18th सेंचुरी पेंटिंग डिपिक्टिंग ट्रेवलर्स गैदर अराउंड कैंप फायर, 18th सेंचुरी की पेंटिंग है जो कैंप फायर के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं उसको दर्शाती है। तो ये थोड़ा लंबा हो गया था, पर इसको इब्न बतूता को एक ही पार्ट में मैं खत्म करने के लिए सोच रही थी, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो आपको कुछ कमेंट करना है, कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, पसंद आती हैं तो। और अगर कुछ क्वेरीज हैं या फिर कुछ हटके मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप उसको गूगल करके देखिए। कुछ चीज़ें गूगल पर नहीं मिलते हैं, उनकी अलग बुक है। मैंने पूरा इंडिया घूमी हूँ, कुछ चीज़ों वहाँ की बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ी है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे पास काफ़ी है। आप भी गैदर करने का कोशिश कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर बंद होके मत रह जाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।